बता रहे हैं अनीस इब्राहिम इतना खतरनाक था और पाकिस्तान के अंदर भी उसने दहशत फैलाई। जो वहां का लोकल गुंडा था रहमान डकैत, जिसपे अभी धुरंधर पिक्चर बनी है, तो रहमान डकैत ने दाऊद के आदमी भाई को, नूरा को किडनैप करके चटके दे दे के, सिगरेट के चटके दे दे के मारा है, बाकायदा दाऊद को फोन पे सुना के। तो जब अनीस ने क्या कैसा इंतकाम लिया। ये नूरा को मारने की जहां तक बात है, ये एक फर्जी कहानी है। फर्जी कहानी बिल्कुल कि रहमान डकैत ने चटके दिए, लड़ाइयां तो होती थी। और जहां तक नूरा की बात है, तो नूरा तो कभी गिरोही जंग में बल्कि किसी भी गैंगवार में शामिल ही नहीं। देखिए, अनीस इब्राहिम को गल्फ में एक बार 8 जनवरी 1986 को भी गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त अनीस इब्राहिम को होटल मून प्लाजा के एक कमरे से एक धंधे वाली औरत, जिस्म फरोश लड़की के साथ गिरफ्तार किया गया। इधर दुबई में उस वक्त अनीस इब्राहिम के पास से ड्रग भी मिली थी। अच्छा, तो ड्रग्स लेता था वो? बिल्कुल, ड्रग का आदी था वो। अच्छा, ड्रग का, शराब का, हर तरह का वो औरत का भी आदी था। औरत तो के मुसलमानों के साथ में नाइंसाफी हुई है। औरतों ने चूड़ियां भी भेजी थी, जो नहीं होनी चाहिए थी। औरतों ने चूड़ियां भी भेजी थी दाऊद को, चूड़ियां पहन ले, बोले दाऊद हमारा भाई नहीं है। ये सच है? ये सब फर्जी बातें हैं जो दाऊद ने को किसी ने नहीं भेजी। टाइम पे जब वो फोन पे कोई आला अफसर से बात कर रहा था दाऊद, कि मुझे ये बम ब्लास्ट के अंदर मुझे मेरा नाम डाला गया, और वो टाइम पे वो उसने ये भी बात कही थी कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मेरे पे से सारे केस हटा लो। इस बात में कितनी सच्चाई है? हेलो हेलो, जेठमलानी साहब। हाँ, बोल रहा हूँ। Who's that? सर, दाऊद इब्राहिम। ये नंबर तुमको किसने दिया? सर, मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। मैंने कुछ किया नहीं, फिर भी मुझे लोग ब्लास्ट में खींच रहे। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी दो शर्त है। एक तो मेरे पे जितने पेंडिंग केस है बॉम्ब ब्लास्ट के अलावा, वो सब ड्रॉप किए जाएं, और मेरे को अरेस्ट होते ही बेल मिल जानी चाहिए। देखिए, इस बात में ये सच्चाई जरूर है कि दाऊद ने एक बार नहीं, 2 से 3 दफा 2-3 बार ये कहा कि मैं सरेंडर करना चाहता हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट के अंदर। हमारे साथ में है जाने माने अखबार के एडिटर, बॉम्बे प्रेस के एडिटर शराफत खान, सीनियर जर्नलिस्ट, जो आज हमको बताएंगे कि डी कंपनी के अंदर दाऊद का जो भाई है अनीस इब्राहिम, उसका क्या रोल था और कैसा वो डी कंपनी में शामिल हुआ और उसने क्या क्या काम किए हैं। पहला सवाल, अनीस इब्राहिम कितना खतरनाक है? माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के भाइयों में अगर कोई सबसे ज्यादा खतरनाक है तो वो है अनीस इब्राहिम, जिसकी दहशत, अनीस इब्राहिम की दहशत सिर्फ दुबई में नहीं, पाकिस्तान तक फैली हुई थी। उसका शहर कराची हो, दुबई हो, या और ऐसी जगह है जहां भाइयों की चलती थी, तो उसमें सबसे आगे अगर कोई नाम था तो वो था अनीस इब्राहिम। मैं उस वक्त की बात आपको बताऊं जिस वक्त अनीस इब्राहिम दुबई पहुंचा। उस वक्त दुबई में पाकिस्तान के जो ड्रग डीलर्स थे, जो ड्रग का धंधा करते थे, जो ड्रग माफिया था, वो पाकिस्तानी था, और पाकिस्तानियों का ही पूरा रोब पूरी दुबई में छाया हुआ था। अनीस इब्राहिम जब पहुंचा तो उसने उनके साथ में टक्कर ली, दू बदू जंग हुई, और काफी लोग उसमें जख्मी भी होते थे, और उनको पता भी नहीं चलता था कि किसको कहाँ गायब कर दिया। ऐसे हालात में अनीस इब्राहिम ने उन पाकिस्तानी ड्रग डीलर्स को उनके बिलों में जाने पर मजबूर किया। वो अपने बिलों में जाकर दुपक गए, छुप गए, बल्कि बहुत से तो दुबई छोड़कर पाकिस्तान ही चले गए। ये हाल था। आप बता रहे हैं अनीस इब्राहिम इतना खतरनाक था और पाकिस्तान के अंदर भी उसने दहशत फैलाई। जो वहां का लोकल गुंडा था रहमान डकैत, जिसपे अभी धुरंधर पिक्चर बनी है, तो रहमान डकैत ने दाऊद के आदमी भाई को, नूरा को किडनैप करके चटके दे दे के, सिगरेट के चटके दे दे के मारा है, बाकायदा दाऊद को फोन पे सुना के।
तो जब अनीस ने क्या कैसा इंतकाम? ये एक फिल्मी कहानी है। अच्छा। जो आप बात कर रहे हैं फिल्म धुरंधर की, तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी जो फिल्माई गई बातें हैं वो फर्जी हैं और बेकार हैं, जिनका हकीकत से या सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं। मैं आपको बता दूं, रहमान डकैत था और उसने टक्कर ली थी डी कंपनी से, ये बात एक तरह से सच है। लेकिन रहमान डकैत का दबदबा उस वक्त दाऊद से ज्यादा था, ये भी मान लो। लेकिन डी कंपनी के जाने के बाद और अनीस इब्राहिम के आने के बाद काफी बदलाव आया, क्योंकि इनके साथ में कई लोग थे। काफी लोग हिंदुस्तान से यानी बंबई से दुबई पहुंचे थे और वो बिल्कुल उनके एक इशारे पर, दाऊद इब्राहिम के एक इशारे पर या अनीस इब्राहिम के एक इशारे पर जान देने से भी के लिए भी तैयार होते थे और जान लेने के लिए भी तैयार होते थे। यही वजह थी कि पाकिस्तानी जो ड्रग्स डीलर्स थे या रहमान डकैत था, वो भी डी कंपनी से खौफ खाता था। और अगर मैं एक नाम लूं तो उसमें अनीस इब्राहिम का नाम सबसे आगे आता है। तो आप ये कहना, देखिए, नूरा को मारने की जहां तक बात है, ये एक फर्जी कहानी है। फर्जी कहानी? बिल्कुल। कि रहमान डकैत ने चटके दिए, लड़ाइयां तो होती थी। और जहां तक नूरा की बात है, तो नूरा तो कभी गिरोही जंग में बल्कि किसी भी गैंगवार में शामिल ही नहीं था। वो तो एक शायर किस्म का आदमी था, गाने लिखता था, पढ़ता था और फिल्मी दुनिया की उसके धुन सवार थी। मरा कैसे नूरा? नूरा कुदरती मौत मरा है। कुदरती मौत? बिल्कुल। रहमान डकैत ने नहीं मारा? किसी ने नहीं मारा उसे। ये एक सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दुबई पुलिस ने अनीस इब्राहिम को क्यों गिरफ्तार किया था? दुबई पुलिस ने अनीस इब्राहिम को इसलिए गिरफ्तार किया था कि 1993 के बम धमाकों में उसका नाम आया था जी। लेकिन उसके जो कर्नल थे दुबई पुलिस के उस वक्त में, जिनका नाम था खलील, कर्नल खलील ने उन्हें गिरफ्तार किया। तो अनीस इब्राहिम की तो इतनी पहचान नहीं थी, लेकिन दाऊद इब्राहिम उस वक्त के जो सुल्तान थे दुबई के, उनसे कॉन्टेक्ट में था और उनसे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। इसकी वजह थी कि दुबई की जो गोल्ड मार्केट जो थी वो दाऊद इब्राहिम के हाथ में थी, डी कंपनी के हाथ में थी। एक वक्त तो वो भी था कि जब दाऊद खुद गोल्ड का भाव खोलता था दुबई में, तो दाऊद इब्राहिम के कहने पर या उन्होंने सुल्तान को इस मामले में मनाया कि देखिए मेरा भाई गिरफ्तार हुआ है, तो दुबई पुलिस ने सिर्फ उसको 2 दिन अपनी हिरासत में रखा और 2 दिन के बाद में उन्हें रिहा कर दिया। इरफान गोगा के मर्डर में अनीस इब्राहिम का हाथ था या पूरी की पूरी डी कंपनी शामिल थी? देखिए, अनीस इब्राहिम को गल्फ में एक बार 8 जनवरी 1986 को भी गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त अनीस इब्राहिम को होटल मून प्लाजा के एक कमरे से एक धंधे वाली औरत, जिस्म फरोश लड़की के साथ गिरफ्तार किया गया। इधर दुबई में? उस वक्त अनीस इब्राहिम के पास से ड्रग भी मिली थी। अच्छा, तो ड्रग्स लेता था वो? बिल्कुल, ड्रग का आदी था वो। अच्छा। ड्रग का, शराब का, हर तरह का वो आदी औरत था। का भी आदी था? औरत तो सबसे पहले इनके चाहिए रहती है, चाहते थे कि कोई भी खूबसूरत, बल्कि यहाँ से दुबई तो की अगर मैं बात करूं तो बंबई से लड़कियां जो फिल्मों में काम करती थी, जिनमें कुछ एक्स्ट्रास होती थी, कुछ डांसर्स होती थी, वो खुद इनके बुलाने पर दुबई जाती थी। तो लेकिन एक बार तो उस वक्त गिरफ्तार किया और दूसरी बार उसे इरफान गोगा के मर्डर के सिलसिले में भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो इरफान गोगा तो लोग का ही आदमी था ना? इरफान गोगा उन्हीं का आदमी था। और दाऊद के बुलाने पर वो डी कंपनी में शामिल हुआ था और दुबई गया था। अच्छा। वो भी मुंबई का रहने वाला था। उसकी बीवी थी शहीला। शहीला ने पुलिस में शिकायत की कि मेरे घर से अनीस इब्राहिम, मेरे पति, मेरे शौहर को बुलाकर ले गया है और उसके बाद से मेरा शौहर, जिसका नाम इरफान गोगा है, वो लापता है और घर पे नहीं आया। उसके बाद में पुलिस ने तफ्तीश की, छानबीन की, तो इरफान गोगा की लाश 4-5 दिन के बाद दुबई के एक सुनसान समंदरी इलाके में पड़ी हुई मिली। पुलिस ने लाश बरामद की और उसके बाद में अनीस इब्राहिम को भी गिरफ्तार किया। और अनीस इब्राहिम को गिरफ्तार करने के बाद भी फिर वो कॉन्टेक्ट काम आए, वो ताल्लुकात काम आए दाऊद के, जो सुल्तान के साथ थे। फिर छूट गया वो। तो सुल्तान ने फिर उसे छोड़ दिया। इस तरह से एक बार फिर दाऊद इब्राहिम
रिहा होने में कामयाब रहा। अनीस इब्राहिम इलीगल आर्म्स में इन्वॉल्व था या उसके साथ में कोई और भी नाम जुड़ा हुआ है? ये उस वक्त की बात है जब डी कंपनी दुबई में काफी ताकतवर हो चुकी थी। इनके कई स्टीमर, बहरी जहाज अगर मैं कहूँ तो वो चलने लगे थे। तो इनके साथ में जो मामला था हथियारों की स्मगलिंग का, तो ये जो हथियार दुबई पहुंचते थे वो दुबई से लेकर जैसे कि सोमालिया, अफ्रीका के कई देशों में पहुंचाए जाते थे। उसके साथ में जो एक और नाम जुड़ा था जिसका नाम था फरीद अहम अली, वो उसका पार्टनर था। ये किधर का था? अहम अली दुबई का रहने वाला था। वो था तो अरबी, लेकिन वो अपने आप को अहम अली के नाम से सबके सामने पेश करता था अपने आप को, ताकि उसका असली नाम छुपा रहे। तो इस तरह से लाखों डॉलर अनीस इब्राहिम ने डी कंपनी के लिए कमाए, और इतना पैसे कमाया कि उससे कई जायदादें बनाई, सिर्फ दुबई में ही नहीं, अफ्रीका के कई देशों में, अमेरिका में और लंदन में। 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में अनीस इब्राहिम कितना शामिल था और उसका क्या रोल था बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर? अगर अनीस इब्राहिम की बात करें तो मैं ये कहूंगा कि उसमें अनीस इब्राहिम ही नहीं बल्कि पूरी डी कंपनी, दाऊद इब्राहिम और उसके साथ बहुत सारे लोग शामिल थे। वहां से लेकर दुबई से लेकर कराची तक, कराची से लेकर बंबई तक उसके साथ में, उनके साथ में लोग काम कर रहे थे। यही वजह थी कि सीबीआई ने अनीस इब्राहिम को टारगेट पर रखा, और उस वक्त में अनीस इब्राहिम की एक नामी और बेनामी जायदाद जो अमेरिका में मौजूद थी, अमेरिका की एक कंपनी यूसुफ ट्रेडिंग और गल्फ कोस्ट रियल एस्टेट भी अनीस इब्राहिम की ही है, उसमें उसी का रुपया लगा हुआ है, उसी में उसका ये पैसा लगा हुआ है। इससे लाखों डॉलर की कमाई आज भी होती है। उस वक्त वहां के लेफ्टिनेंट कर्नल खलील इब्राहिम जो दुबई ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल सीआईडी थे, उन्होंने बताया था कि अनीस इब्राहिम को जिस वक्त पकड़ा गया था कि अनीस इब्राहिम को सिर्फ इसलिए हिरासत में, कस्टडी में लिया गया कि कहीं दुबई में वो किसी इलीगल एक्टिविटीज में तो नहीं है, किसी गैर कानूनी सरगर्मियों में तो वो शामिल नहीं है। उसको गैर मुल्की दहशतगर्द होने के इल्जाम में गिरफ्तार नहीं किया गया था। अभी आपने बताया कि पूरी की पूरी डी कंपनी शामिल थी, और लेकिन उस समय ऐसा पिक्चरों में भी आया है, और उस समय दाऊद ने खुद यहाँ पे कोई बड़े अफसर को फोन किया था और बोला था कि मुझे फंसाया जा रहा है ये बम ब्लास्ट के केस में, मैं ये सब करता नहीं हूँ। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो हर कोई करता है। अगर आप याद करेंगे 92 और 92 बाबरी मस्जिद की शहादत, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, मुसलमानों को गुस्सा था, दंगा हुआ। वो दंगा 6 दिन या 7 दिन चला। उसके बाद में जनवरी में 93 में फिर दंगा हुआ, जिसमें बहुत सारे मुसलमान मारे गए। मैं समझता हूँ कम से कम 1000 मुसलमान उसमें मारे गए या मार दिए गए। उसका गुस्सा जाहिर था किसी ना किसी को तो आता। तो डी कंपनी के साथ साथ और भी बहुत सारे लोग थे जो ये समझते थे कि मुसलमानों के साथ में नाइंसाफी हुई है। औरतों ने चूड़ियां भी भेजी थी, जो नहीं होनी चाहिए थी। औरतों ने चूड़ियां भी भेजी थी दाऊद को, चूड़ियां पहन ले, बोले दाऊद हमारा भाई नहीं है। ये सच है? ये सब फर्जी बातें हैं जो दाऊद ने को किसी ने नहीं भेजी। और दुबई भेजने का मतलब ही क्या होता है, ये सोचिए। ये तो शुक्र मानिए कि जे हॉस्पिटल का कांड हो गया। अगर जे हॉस्पिटल कांड ना होता तो आज भी दाऊद इब्राहिम बॉम्बे पुलिस का सबसे बड़ा गहरा दोस्त होता। अगर हम उससे पहले की बातों पे थोड़ा सा भी गौर करें तो आप देखेंगे कि खुद, बल्कि मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि मेरे सामने किसी पुलिस अफसर ने मेरे सामने दुबई फोन किया कि भाई मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, और वहां से ग्रीन सिग्नल भी मिला। तो ऐसे ताल्लुकात थे दाऊद इब्राहिम के किसी वक्त में बॉम्बे पुलिस के साथ, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखे हैं। अच्छा, वो टाइम पे जब वो फोन पे कोई आला अफसर से बात कर रहा था दाऊद, कि मुझे ये बम ब्लास्ट के अंदर मुझे मेरा नाम डाला गया, और वो टाइम पे वो उसने ये भी बात कही थी कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, मेरे पे से सारे केस हटा लो। इस बात में कितनी सच्चाई है?
देखिए, इस बात में ये सच्चाई जरूर है कि दाऊद ने एक बार नहीं, 2 से 3 दफा, 2-3 बार ये कहा कि मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, किसको फोन किया था? मैं हिंदुस्तान आना चाहता हूँ। किसको फोन किया था? एक बड़े पॉलिटिशियन है, मैं शायद उनका नाम ना लूं, अच्छा अच्छा, पॉलिटिशियन। उनकी बड़ी पार्टी है और आज भी वो इस पार्टी के अध्यक्ष है, अच्छा। यानी प्रेसिडेंट है, उमर दराज हैं। और एक और बात बता दूं उनके बारे में कि उनके भी दाऊद के साथ में बड़े अच्छे और घनिष्ठ संबंध थे। उनका एक प्लांट है जो गोवा में है, झींगा प्लांट। अच्छा। और भी वो काफी मालदार पॉलिटिशियन है, ऐसा नहीं। तो फिर मतलब वो माने नहीं क्या केस का? दाऊद बोल रहा था ना कि केस मेरे पे हटा दो। दाऊद को यहाँ लाने की तैयारियां भी थी, लेकिन वही पॉलिटिशियन आड़े आए, क्योंकि दाऊद के आने से कई पोल खुलती, कई लोग बड़े बड़े बेनकाब हो जाते, सामने आ जाते। तो उस पॉलिटिशियन ने दाऊद इब्राहिम को सरेंडर करने नहीं दिया। उसने अपना पूरा दबाव सरकार पे डाला, आला अफसरों पर डाला, ऊंचे अधिकारियों पर डाला, और नतीजा ये निकला कि दाऊद हिंदुस्तान वापस नहीं आ सका। और आज तो दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट में है। अगर उस वक्त सरेंडर हो जाता तो आज का जो दाऊद है शायद वो दाऊद ना रहता। ठीक है, शुक्रिया बात करने।